हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया पोयम बर्चेज। ये उनका बहुत ही फेमस पोयम है। तो चलिए, पोयम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं। ये इकलौते ऐसे राइटर हैं जो 4 पुलित्ज़र प्राइजेज रिसीव किए हैं। यदि हम इनके कुछ फेमस पोएम की बात करें तो स्प्रिंग पोर्ट्स, घोस्ट हाउस, डिजाइन्स, बर्चेज, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये सब उनके फेमस पोएम हैं। तो चलिए, आज हम उनका बहुत ही फेमस, बहुत ही एडमायर्ड पोएम को पढ़ते हैं, जो कि है बर्चेज। When I see birches bend to the left and right across the lines of a straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging them, but swinging does not bend them down to stay as ice storm do. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rises and turn many-colored as the steer cracks and creases their enamel. इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जब मैं इस बर्चेज यहाँ पर एक पेड़ है, ये ऐसा पेड़ है जो कि बहुत लंबा होता है और बहुत ही पतला होता है, बहुत ही अधिक वो फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जब वो बर्चेज के ट्री को देखते हैं झुका हुआ, बेंडिंग लेफ़्ट और राइट की ओर, जब वो उसे झुका हुआ देखते हैं अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, मतलब कि नॉर्मल ट्री के बीच में वो उस ट्री को देखते हैं। नॉर्मल ट्री जैसे स्ट्रेट होता है, उसके बीच ये इन बर्चेज को देखते हैं, इसी की बात हो रही है। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज़ बीन स्विंगिंग देम। तो पोएट बोलते हैं कि उन्हें ये सोचना अच्छा लगता है कि कुछ बॉयज़ लोग, कुछ बच्चे लोग उस पर झूला झूले होंगे। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म डू। यहाँ पर पोएट बोलते हैं लेकिन झूला झूलने से, उस पेड़ के टहनियों पे झूलने से वो इतने लंबे समय तक इस तरह बेंड हुआ, झुका हुआ नहीं रहेगा जैसा कि आइस स्टॉर्म के द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो पेड़ झुका हुआ है वो बच्चों के झूला झूलने की वजह से नहीं है, बल्कि वो इस वजह से झुका हुआ है क्योंकि उस पर आइस स्टॉर्म, मतलब कि बर्फ़ के तूफ़ान से, बर्फीली तूफ़ानों के कारण ये इस तरह से झुका हुआ हो गया है। इतने लंबे समय तक सिर्फ बच्चों के झूला झूलने से ये इस तरह झुका हुआ नहीं रहेगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विथ आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर रेन, कि अक्सर आप लोग देखे होंगे कि ये जो ट्री है उसके ऊपर आइस होगा, बर्फ़ जमा हुआ होगा, मतलब कि ये जो ट्री है वो लदा हुआ होगा, लोडेड होगा आइस से, बर्फ़ से। और ऐसा अक्सर कब होता है? विंटर में, ठंडे के दिनों में। वैसा के बाद दे क्लिक अपन themselves as breezes rises and turn many colored as the steer cracks and creases their enamels. इसका मतलब ये है कि जब हवा चलता है तो ये जो बर्फ़ है वो टकराते हैं और बहुत सारे कलर को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अलग अलग ब्रांच पे बहुत सारे लेयर होते हैं और वो सारे लेयर जो हैं आपस में टकराते हैं और बहुत सारे कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। एज द स्टीयर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर एनिमल का मतलब ये है कि जब वो हिलते हैं, आपस में मूवमेंट होता है जब वहाँ पर, तो बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं आउटर लेयर ऑफ आइस पर। सून द सन्स फॉर्म्ड makes them said crystal cells shattering and avalanching on the snow-crushed, such heaps of broken glass to sweep away. You had think the inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bowed so low for long they never right themselves. इसका मतलब ये है कि सून, मतलब कि जल्द ही, जो सन है, जो सूरज है, वो गर्म हो जाता है और ये जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ जमा हुआ रहता है, वो गिरने लगता है, पिघलने लगता है और पिघलने के बाद वो गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। Shattering and avalanching on the snow-crushed such heaps of broken glass
to sweep away. You had think the inner dome of heaven had fallen. मतलब कि ये जो बर्फ़ है वो इस कदर गिरते हैं, सैटर मतलब कि बिखर जाते हैं गिरकर, और एवलेंचिंग मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा संख्या में वो गिरते हैं और जमा हो जाते हैं। वे ऐसे गिरते हैं मानो कि कोई ब्रोकन ग्लास मतलब कि शीशा इस प्रकार टूटकर बिखर जाता है, गिर जाता है, उसी तरह ये जो आइस है, क्रिस्टल है, वो इसी तरह से गिरते हैं। पोएट बोलते हैं कि इन्हें गिरता हुआ देखकर, इन आइस को गिरता हुआ देखकर ऐसा लगता है मानो जो महल है, हेवन में जो महल है वो गिर रहा हो टूटकर। दे आर ड्रैग्ड to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bowed so low for long they never right themselves. यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जो ये पेड़ है उस पे बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक जो क्रिस्टल है, जो आइस है, वो जम गया था और उसके लोड से ये झुक गया है, लेकिन ये जो है वो झुका है, टूटा नहीं है। और वो इतने लंबे समय तक आइस से झुका हुआ रहा, आइस के लोड से झुका हुआ रहा कि वो दोबारा से कभी सीधा स्ट्रेट पहले जैसा नहीं हो पाया। अब आगे पढ़ते हैं। You may see their trunks arching in the woods years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on the hand and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. But I was going to stay when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm. I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cause, some boy too far from town to learn baseball. यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रंक है, जो पेड़ का जो तना है वो झुका हुआ है, और जो ये ब्रांचेज है जो झुका हुआ है वो टूटता तो नहीं है, लेकिन उसका जो लीव्स है वो गिर जाता है, वो मुरझा कर गिर जाता है। पोएट बोलते हैं कि ये जो पेड़ है वो ऐसे झुका हुआ है, ऐसे वो अपना जो लिव्स है उसे इस कदर फैलाया हुआ है झुक करके कि ऐसा लगता है मानो कोई लड़की अपने बालों को आगे कर कर अपने बालों को सूरज के सामने सुखा रही है, ड्राई कर रही है, ऐसा लगता है देखने में। But I was going to stay when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm. I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to face the cows. यहाँ पर पोएट ये बोलते हैं कि वो कुछ और ही बतलाना चाह रहे थे, लेकिन उनसे सच बतला दिया गया, उनके द्वारा सच बतला दिया गया आइस स्टॉर्म के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि वो अधिक प्रेफर करते हैं इस बात को कि ये जो पेड़ है, ये जो बर्चेज है वो झुक गया है बॉयज़ लोग के उस पर झूला झूलने की वजह से, उस पर झूलने की वजह से वो पेड़ झुक गया है, इस बात को वो अधिक प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बॉय हैं वो अपने काऊ को, अपने गायों को लेकर चराने के लिए निकले होंगे। ऐसे लड़के जो कि टाउन से काफ़ी दूर रहते हैं, और ऐसे लड़के जो कि बेसबॉल वगैरह नहीं सीख सकते हैं, वो लोग इतने दूर रहते हैं टाउन से कि वो लोग बेसबॉल वगैरह नहीं सीख सकते हैं, वो लोग खुद से ही खेल सकते हैं। वैसे बच्चे इस पेड़ पर आकर झूलते हैं। Whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone. वो बॉय जो कि सिटी लाइफ से काफ़ी दूर है, और वो जो नेचुरल चीज़ जो अपने आसपास पाता है उसी को एक्सप्लोर करता है, उसी से वो खेलता है। और ये जो बर्चेज है, समर हो या विंटर हो, ये यहाँ पर अकेले खेल सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से वो खेलना प्रेफर करता है, जिसे वो किसी भी सीज़न में अकेले खेल सकता है। और उसने क्या किया, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर ट्री बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन until he took the stiffness out of them, and not one but hung limp, not one was left for him to conquer. मतलब कि वन बाय वन जितने भी ट्रीज थे उसके फादर के, वो सब पर राइड कर करके सबको झुका दिया, सबको बेंड कर दिया, और ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, और वो उसका स्टिफनेस निकाल लिया। अब वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और ऐसा करते करते उसने सारे पेड़ों को कनकर कर लिया, सबको जीत लिया। इन द सेंस कि वो सारे पेड़ों पर चढ़कर सबको फ्लेक्सिबल बना दिया। उसने अपने फादर के सारे ट्रीज को कंट्रोल किया है। लेकिन ये जो है ये एक इमेजिनेशन है, पोएट का इमेजिनेशन है। रियलिटी क्या है कि ये जो पेड़ है वो बेंड कैसे हुआ है, नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण, आइस स्टॉर्म के कारण। तो यहाँ पर यही बतलाया गया है कि उस बॉय ने सारे ट्रीज के साथ खेला और सबको जीत लिया।
He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away. Clear to the ground, he always kept his perch. यहाँ पर बतलाया जा रहा है ये जो बॉय है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसे ये अच्छे से सीख चुका है कि कैसे इस ट्री पर चढ़ना है, कब उस पर क्लाइंब करना है और कब उससे नीचे उतरना है। उसे अच्छे से पता है कि यदि उसे इस पेड़ को झुकाना है, बेंड करना है, तो उसे टॉप तक चढ़ना होगा। He always kept his paws to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. यहाँ पर उस बॉय के पेड़ पर चढ़ने और वहाँ पर बैलेंस बनाने को कंपेयर किया गया है एक कप को भरने से। कैसे हम किसी कप को केयरफुली भरते हैं ताकि वो गिरे ना। जब भी हम कप में कॉफ़ी, टी, वाटर कुछ भी डालते हैं तो उसे केयरफुली डालते हैं। यहाँ पर जो पोएट है इस इमेजिनेशन को यूज करके बतला रहा है कि कैसे वो जो बॉय है वो उस बर्चेस पर केयरफुली क्लाइंब करता है। जैसे जो कॉफ़ी है वो जब टॉप पे पहुंच जाता है, एज पे, किनारे पे पहुंच जाता है तो हम भरना बंद कर देते हैं, वैसे ही ये जो बॉय है जब टॉप पर पहुंच जाता है तो उससे ऊपर वो नहीं जाता है। Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground. यहाँ पर पोएट बतला रहे हैं कि जब वो टॉप पर पहुंच जाता है तो वहाँ से कैसे वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर कूदता है और वहाँ पर स्विश जैसा साउंड क्रिएट होता है। यहाँ पर पोएट बतला रहे हैं कि वो जो बॉय है वो जो ट्री है उसके जो ब्रांच है उसके एज को पकड़ते हुए कैसे वो ग्राउंड पर कूदता है और इस तरह से वो अपने ग्राउंड पर आ जाता है बिना ब्रांच को डैमेज किए। सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेज। यहाँ पर पोएट बतला रहे हैं कि वो एक समय था जब वो भी स्विंगर थे, मतलब वो भी इन बर्चेज के ट्री पर झूलते थे। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। और वो कहते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा उनका ख्वाहिश है कि वो दोबारा इन पर जाकर झूल सके। यहाँ पर पोएट जो है वो लेमेंट कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि काश वो उस समय में जा पाते और उन बर्चेज की ट्री पर वापस से झूल सकते। It's when I am weary of consideration and life is too much like a pathless food where your face burns and tickles with the cobwebs. आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, ये जो लाइन है यहाँ पर पता चल रहा है साफ साफ कि जो पोएट है वो लेमेंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जब ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होंगे, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो बाहर आएंगे, तभी तो वो अपने बचपन में उस समय में जा पाएंगे जब वो इन सारे बर्चेज पर झूलते थे। वो इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना चाहते हैं। वो कहते हैं लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, कि जो लाइफ है वो एक ऐसा जंगल की तरह है जिसका कोई रास्ता नहीं है। और वो आगे बोलते हैं कि उस जंगल में वहाँ पर जो आपका फेस है वो जल रहा है और वो फंस गया है कोबवेब में। कोबवेब होता है जो मकड़ी का जाल होता है उसे बोलते हैं, उसके जाल में फंस गया है वो। जैसे जंगल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हम ऐसे ही चलते जाते हैं वैसे, और जब हम ऐसे ही बिना किसी डायरेक्शन का चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फेस है वो जलने लगेगा। मे बी हो सकता है कि जो मकड़ी का जाला है हम उसमें फंस जाएं। Broken across it and one eye is whipping from a twigs having lashed across it open। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रांचेज है उससे भी हमें चोट लग जाता है एक आँख में, और वो आँख जो है रोने लगता है। मतलब कि जब हमें कहीं आइज में चोट लग जाता है तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। I had liked to get away from the earth a while and then come back to it and begin over। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो अर्थ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाएं, एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और वापस फिर थोड़ी देर बाद आएँ और अपने कामों को वापस से ज्वाइन करें। मैं नो Fate will fully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गॉड है, जो मेरा फेट है, जो मेरा भाग्य है, वो मेरे इस विश को, मेरे इस विल को मिसअंडरस्टैंड कर ले, गलत समझ जाए, मिस इंटरप्रेट कर ले और वो मुझे इस अर्थ से दूर ले जाए, मतलब कि मैं मर जाऊँ, एंड नॉट टू रिटर्न, और वापस मैं इस अर्थ पर, मतलब कि वापस से मैं इस अर्थ पर रिटर्न ना आऊँ। ऐसा ना हो कि वो मेरे जो विल है मेरा उसे मिसअंडरस्टैंड कर ले, आधा विश पूरा करे और आधा पूरा ना करे।
वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि जो अर्थ है वो सही जगह है, राइट प्लेस है फॉर लव। आई डोंट नो वेयर इज़ लाइकली टू गो बेटर, और वो ये नहीं जानते हैं कि वो कौन सा जगह है जो इससे बेटर है, जहाँ पर वो जा सकते हैं। वो आगे बोलते हैं, आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेज अप अ स्नो वाइट ट्रंक टुवर्ड हेवन till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good, both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो चाहते हैं बर्चेस ट्री के टॉप तक जाना, जितना लंबा बर्चेस ट्री हो सके। यदि बर्चेस ट्री हेवन तक जाता हो तो वो उतने ऊपर तक जाना चाहेंगे। वे तब तक उस पेड़ पर रहना चाहेंगे जब तक वो पेड़ उसे बर्दाश्त कर सकता है, और उसके बाद वो वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाना चाहेंगे, मतलब वापस से वो अर्थ पर आ जाना चाहेंगे, वापस से ग्राउंड पर आ जाना चाहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, और थोड़े टाइम के लिए लाइफ को रिलैक्स करना। चलिए अब हम इस पोएम के थीम की बात करते हैं। इस पोएम में नेचर, थीम ऑफ नेचर के साथ डील किया गया है। ये पोएम बताता है कि कैसे जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो हमें रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे कि जो बर्च ट्री है उससे हमें कुछ टाइम के लिए किस तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ लाइफ में आराम मिलता है, और किस तरह नेचर को एक्सप्लोर करते हुए जो बॉयज़ हैं वो नेचुरल गेम, नेचर के द्वारा दिया हुआ गेम खेलते हैं। साथ ही साथ ये भी बतलाया गया है कि कैसे एक इंसान को बैलेंस करके चलना चाहिए। लाइफ में बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम के थ्रू ये भी बतलाया गया है कि एक इंसान को बैलेंस करके चलना चाहिए। बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्ट्रेन भी बतलाया गया है। यदि हम इमेजिनेशन की बात करें तो इस पोएम में बहुत सारे जगहों पर इमेजिनेशन का यूज किया गया है। जैसे कि पोएट ये इमेजिन करता है कि ये जो पेड़ है इस पर बॉयज़ लोग झूला झूले होंगे। ये इमेजिनेशन का ही एग्जाम्पल है। पोएट ये भी इमेजिन करता है कि वो जो बॉय है वो ब्रांच के टॉप पर उसके एज पर पहुंच गया है और किस तरह से बैलेंस करके फिर नीचे कूदता है। ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, और इस पोएम में एम्फेसिस है साउंड ऑफ सेंस पे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जब आइस क्रैक्स होता है तो उसके साउंड को जो पोएट है वो एम्फेसाइज करता है। यदि आप इस पॉइंट को लिखते हुए एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो सुन द सन्स वार्मथ से लेकर स्वीप अवे तक लिख सकते हैं पोएम का लाइन, और ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है। ये जो पोएम है इसमें बर्च ट्री को स्विंग करना, उस पे झूलने को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरह कदर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये झूलना हार्ड रियलिटी, हार्ड रैशनैलिटी जो है उससे एस्केप करने के समान है। हम थोड़े समय के लिए इस बर्चेस ट्री पर झूल कर जो हमारी प्रॉब्लम है उससे दूर जा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं, टेम्प्ररी। इस पोएम में इमेजिनेशन वर्सेस ट्रुथ, नेचर वर्सेस सिटी लाइफ, फिर एडल्टहुड वर्सेस चाइल्डहुड जैसे कॉन्ट्रास्टिंग थीम को भी दिखलाया गया है। इस पोएम में पोएट अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को याद करता है, मेमोरी को याद करता है, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है। जो बर्चेस पोएम है वो इस आइडिया को भी इवोक करता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, उसका लिमिटेशन क्या है, कितना है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।